नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह। आज हम अपनी दूसरी क्लास शुरू करेंगे इंग्लिश के कोर्स की, जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। चाहे आप अपने किसी भी स्कूल में, आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, आप सभी के लिए ये कोर्स बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो आज का टॉपिक है दी सेंटेंसेस। दूसरी क्लास है, टॉपिक पढ़ने वाले हैं दी सेंटेंसेस। पहली क्लास में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हैं। पहली क्लास को उसमें हमने जाना था हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा सिलेबस है, किस किस एग्जाम के लिए हम तैयारी करा रहे हैं, और कुछ बेसिक्स हमने जाने थे, जैसे कि ग्रामर क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, वर्ड क्या है, अल्फाबेट क्या है, वॉवल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखे थे, और आज हम शुरुआत करेंगे सेंटेंसेस की। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके स्कूल की किसी भी क्लास की किताब में देख लेना, ग्रामर की में सभी में सेंटेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा। कंपटीशन में डायरेक्ट इससे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है आपके टेंसेस के लिए। तो आप आगे जितनी भी इंग्लिश पढ़ेंगे उस सभी की फाउंडेशन सेंटेंसेस है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हालांकि बेसिक है, बहुत बेसिक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। सेंटेंसेस सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या है सेंटेंस? देखिए, डेफिनेशन बड़ी सिंपल है इसकी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, एक कंप्लीट सेंस हो। जैसे मैं एक आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं। देखिए, मैंने बोला राज को काटकर फल दो। ठीक है, मैंने एक ये सेंटेंस बोला, राज को काटकर फल दो। आप बोलेंगे राज को काटना या फल को काटना समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वाक्य का जो ये स्ट्रक्चर है, ये गड़बड़ है। तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो अभी देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, ये जो फल है ये यहां आए और ये काटकर जो है यहां आए, है ना। तो कुछ इस तरह से मतलब बदल जाता है स्ट्रक्चर के बदलने से। तो एक सही स्ट्रक्चर का होना एक सही सेंटेंस के लिए बहुत आवश्यक है, और वही हम ग्रामर में जानते हैं सही स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं इसको मिटाता हूं। सही स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का? जो सही कंप्लीट सेंस निकालने के लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता। जो काम हुआ है सेंटेंस में, उसको करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इसका, या फिर हम ऐसे भी इसका पता लगा सकते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। हम पूछे सवाल सेंटेंस में हु, जो भी सवाल है, जैसे राज को फल काट कर दो, मतलब इसमें जो काटने वाला है वो है ही नहीं, तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, लेकिन तो इसमें बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? राज नहीं है, जो फल को काटेगा वो इसमें सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, राम ने फल तोड़े। राम ने फल तोड़े, तो इसमें फल तोड़ने का काम हुआ है, और किसके द्वारा हुआ है? राम के द्वारा। तो राम क्या हो गया? कर्ता, यानी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा वो कोई काम हुआ हो सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। ठीक है, ये जो वर्ब होती है ये दो तरह की होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मैंने अभी पहली वीडियो में आपको समझाया था थोड़ा सा। मेन वर्ब होती है कोई भी एक्शन जो हुआ है उसमें, यानी जो भी काम हुआ है वही क्या है? वर्ब। या फिर कोई स्टेट, किसी की अवस्था बताने का अगर काम हुआ है, जैसे कोई बेहोश पड़ा है, कोई सो रहा है, तो वो क्या है? वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है हमें समझने में कि ये आखिर बात किस टेंस की हो रही है। इसको समझने में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम।
तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कौन कौन सी होंगी? इज, एम, आर, वॉज वर्ब और हैज, हैव, है ना। ऐसे बहुत सारी हम हेल्पिंग वर्ब देखने वाले हैं, विल, शैल, है ना, डू, डज, डिड। तो ये बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे। हम टेंस जब पढ़ेंगे उसमें हम इन हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब में हम एक्शन और स्टेट बताने का काम करते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद, अच्छा, मेन वर्ब की भी 5 फॉर्म होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने बोला गो, तो गो तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गोन। अब इसकी एस या ईएस वाली फॉर्म क्या हो गई? गोज। और आईएनजी वाली फॉर्म क्या हो गई? गोइंग। ठीक है, तो ये गो की 5 फॉर्म हो गई, गो, वेंट, गोन, गोज, गोइंग। ये 5 फॉर्म होती है मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब ये होती है, इन सबको हम पढ़ेंगे टेंस में। फिलहाल हमें तुम्हें जानना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, फिर वर्ब आती है। वर्ब 2 होती है, एक हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है मेन वर्ब की, और फिर आती है मेन वर्ब। और मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, 5 में से कोई एक फॉर्म यूज करते हैं हम। और उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में जिसका जवाब हमें व्हाट या whom से मिले। जैसे सब्जेक्ट का जो जवाब था वो who से मिल रहा था, ऐसे ही जिसका जवाब हमें व्हाट से या whom से मिले वही क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें राम ने फल तोड़े। राम ने क्या किया? फल तोड़े। क्या से आंसर किसका आया? तोड़ने का। ठीक है, फल तोड़ने का। तो व्हाट वर्क हैज बीन डन, क्या काम हुआ है उसका पता बताता है ऑब्जेक्ट, है ना। वही क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फल तोड़ना। ठीक है, तोड़ना तो वर्ब हो गया, फल ये क्या है? हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राम ने क्या तोड़े? फल तोड़े। तो क्या से आंसर आया, इसलिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, फल। ठीक है, राम सब्जेक्ट हो गया, तोड़ना क्या हो गया? वर्ब। काम क्या हुआ है? फल तोड़े गए, तो तोड़ना हो गया वर्ब, और फल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसका आंसर व्हाट या whom से आए। ठीक है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये क्या होता है? ये होता है हमारा नॉन ह्यूमन। ये होता है हमारा ह्यूमन। इसका आंसर जो है हमारा व्हाट से आता है और इसका आंसर हमारा whom से आता है। मैंने अभी ऊपर बताया व्हाट से या whom से, तो व्हाट से जिसका आंसर आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom से जिसका आंसर आए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने राम ने फल तोड़े, तो फल हमारा क्या था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट से आंसर आ रहा था उसका। ठीक है, तो बस यही था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई? तो ऐसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में दोनों आ जाए तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, वर्ब में या फिर आप लिख लीजिए पूरा हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर मेन वर्ब, और फिर देखिए पहले अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे सीधा, राइट। लेकिन अगर इसी को ऐसे बना दें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीधा नहीं लिख सकते हम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें एक कंजंक्शन लगाने, प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। प्रीपोजिशन कौन सी? टू या फिर फॉर। ठीक है, और उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ह्यूमन, जिसका आंसर whom से आए, राइट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। नीचे देखिए, जैसे मैंने बोला राज gave me a book, राइट। देखो सब्जेक्ट हो गया राज, ये वर्ब हो गई gave me, यानी मैं क्या होऊंगा? मैं एक
ह्यूमन होगा, है ना, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राज गेव हुम ए बुक, हुम से आंसर आ रहा है मी का, ठीक है, हुम से आंसर आ रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और फिर उसके बाद बुक आ गया। बीच में क्या है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया राज गेव मी ए बुक, राइट। लेकिन इस दूसरे वाले का देख लीजिएगा एग्जाम्पल, किरण ऑफर्ड गिफ्ट टू सीता, ठीक है, किरण सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्ड वर्ब हो गया, गिफ्ट क्या हो गया, व्हाट, किरण ऑफर्ड व्हाट से आंसर आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो इसके बाद टू या फॉर लगाना हमें पड़ेगा, तो टू लगाया, उसके बाद हमने हुम वाला आंसर यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दिया। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, सेंटेंस का। इतने डीप में आपने कभी पहले पढ़ा था तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा था कमेंट में बताइएगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली। तो सेंटेंस क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस तभी आएगा जब स्ट्रक्चर सही होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब हमारी दो तरह की होंगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कुछ एग्जांपल देख लिए, मेन वर्ब 5 तरह की होती हैं। ऑब्जेक्ट हमारे 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन ह्यूमन होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ह्यूमन होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर व्हाट से आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर हुम से आता है। दोनों के हमने स्ट्रक्चर देख लिया, एग्जांपल देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, राम इज डूइंग हिज होमवर्क। मैंने एक एग्जांपल लिखा, राम इज डूइंग हिज होमवर्क। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई और इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अच्छा, इसमें मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखो मैं बोलूंगा इज राम डूइंग हिज होमवर्क। मैंने हेल्पिंग वर्ब इस बार पहले ला दी और फिर मैंने सब्जेक्ट ला दिया और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब मैंने जैसे स्ट्रक्चर में ये चेंज किया, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को पलट के लिखा, तुरंत ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी कि सेंटेंस तरह तरह के होते हैं। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है तो ये कोई और सेंटेंस है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया तो ये कोई और सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी स्ट्रक्चर को चेंज करने से सेंटेंसेस बदल जा रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देखिए सेंटेंसेस को 2 बेसिस पे हमने बांट दिया। पहला बोला स्ट्रक्चर के बेस पर, स्ट्रक्चर बेस्ड, और दूसरा हमने बांटा सेंटेंसेस को फंक्शन के बेस पे, फंक्शन बेस्ड। स्ट्रक्चर के बेस पे हमने 3 तरह के सेंटेंसेस बनाए। स्ट्रक्चर के बेस पे पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। तो स्ट्रक्चर के बेस पे 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और फंक्शन के बेस पे 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। 5 तरह के कौन कौन से, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा है लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो फंक्शन के बेस पे ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब डिटेल में हम इनको पढ़ने वाले हैं आगे वीडियो में। तो शुरू करना है फंक्शन के बेस का। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस,
देखिए ये इसका दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मतलब जो डिक्लेयर करे कुछ, राइट। तो ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है ये एफर्मेटिव, ये जो हमारा एसर्टिव सेंटेंस है ये दो तरीके का होता है। एफर्मेटिव, इसी को पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव जो होता है ये बड़ा सिंपल सेंटेंस है। क्या है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी कोई हेल्पिंग वर्ब, और फिर आएगी मेन वर्ब, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमने शुरुआत में सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था, जो बेसिक फॉर्मेट था स्ट्रक्चर का, उसी को फॉलो करता है। बस सिंपल यही, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। अच्छा, तो इसका एक एग्जांपल देख ले रहे हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, जैसे राम इज वर्किंग हार्ड। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट जिसमें नॉट आ जाए। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी जिसमें नॉट आ गई वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, और फिर आ जाएगी मेन वर्ब, और फिर आ जाएगी ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देख लो इसका, सीता was dancing on stage। सीता was dancing on सॉरी, नेगेटिव बनाना है तो नॉट कहां लगा देंगे, was, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सीता was not dancing on stage, तो नॉट लगा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, राइट। तो ये है हमारे एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये दो तरह के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये रहा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला क्लोज्ड एंडेड, और दूसरा होता है हमारा ओपन एंडेड। क्लोज्ड एंडेड, ओपन एंडेड में क्या अंतर है। क्लोज्ड एंडेड का हमेशा ये जो सवाल पूछा जाएगा ना, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव में क्लोज्ड एंडेड जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी से, तो उसका जो आंसर होगा वो यस या नो में ही होगा, यस या नो में ही होगा। जैसे मैंने पूछा, क्या आप 8 बजे सो जाते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ या ना, ठीक है। तो हाँ या ना में जिसका आंसर आए उसी को क्लोज्ड एंडेड हम बोलते हैं। तो क्लोज्ड एंडेड का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, उसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है क्लोज्ड एंडेड। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, इस बार एक और ले लो, देखो, डिड आई वॉच मूवीज, राइट, क्वेश्चन। डिड आई वॉच मूवीज, क्या मैं मूवीज देखता था, ये बन गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्या हो जाता है, ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कोई ये तो नहीं सोच रहा, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि हमारे व्हाट हो गया, क्या है ना, हु हो गया, कौन, जैसे कि हमारा व्हेन हो गया, कब, हाउ हो गया, राइट, whom, where, ऐसे बहुत सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही आ जाता है हमारा ओपन एंडेड जो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यानी बस क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद सेम जैसे क्लोज्ड एंडेड का स्ट्रक्चर था वैसे इसका स्ट्रक्चर, बस क्लोज्ड क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है ओपन एंडेड में। ओपन एंडेड का एक एग्जांपल देख लो, जैसे व्हाट के साथ, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन बन गया। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिस सेंटेंस पे हम किसी को या तो कमांड दें, या किसी को ऑर्डर दें, या किसी से रिक्वेस्ट करें, या किसी को एडवाइस दें,
या फिर किसी को प्रपोजल दें, या फिर किसी को वार्निंग दें, राइट, या फिर कोई चीज को प्रोहिबिट करें, प्रोहिबिशन। तो जिस भी सेंटेंस में ये सारी चीजें होती हैं उसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस की एक खास बात होती है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट जो है इसमें नहीं दिखेगा आपको, लेकिन सब्जेक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन होता है। होता क्या है? अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड मतलब समझा हुआ होता है पहले से ही, जिससे वो बोली जाती है बात। जैसे किसी को कमांड दे रहे हैं, तो जिसको कमांड दे रहा है वही इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। यानी इसमें सब्जेक्ट जो है वो होता है यू, ठीक है। तो जिसको कमांड दे रहे हैं उसकी तरफ इशारा करके बोलेंगे, वही क्या है? यू, राइट। यू इसमें सब्जेक्ट होता है। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। या फिर अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। या फिर हम नेवर भी लगा सकते हैं, नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। या फिर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज या फिर काइंडली जैसे शब्दों का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है बात। या फिर इसमें एक तरह के और सेंटेंस बनते हैं, लेट लग जाता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, राइट। कुछ इस तरह के इसके स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डू नॉट एंटर दिस एरिया। इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो हम प्रोहिबिट कर रहे हैं उस एरिया में जाने से। डू नॉट एंटर दिस एरिया, इस एरिया में मत एंटर कीजिए, यानी प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन है तो ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट। डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, फिर वर्ब आई है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया है। तो ये हो गया एक एग्जांपल हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का। कुछ और एग्जांपल देख लो, गो देयर। मैंने जिससे बात बोली वही क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां लिखा नहीं मैंने, ठीक है। तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो गया यू, लेकिन ये क्या है? गो देयर, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं कि वहां जाओ, राइट। ओपन फायर, ओपन फायर, ओपन फायर मतलब फायर करो। तो फायर करने की कमांड दी जा रही है इसमें, इसलिए क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। कुछ और देख लेते हैं, लेट वाला देख लीजिए, लेट अस गो फॉर ए वॉक, है ना। लेट अस गो फॉर ए वॉक, ठीक है। लेट के साथ ही बन गया, ये भी क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हम सेंटेंस देख सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के, राइट। तो अब अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी। चलिए शुरू करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जिस भी सेंटेंस में सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ जाए, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग होते हैं। जैसे हम अपनी जो, जैसे आश्चर्यचकित हो जाए किसी बात को सुन के, राइट। विस्मयादि बोधक जो है वाक्य बोलते हैं इनको, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इन सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, हमने इंटरजेक्शन पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पहली वीडियो। इंटरजेक्शन में हमने पढ़े थे वाओ, है ना, अलास, हुर्रे। तो ऐसे वर्ड जिस भी सेंटेंस में आ जाए वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो आपकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, राइट। सडन फीलिंग, अचानक से आई हुई फीलिंग्स को एकदम एक्सप्रेस करे। वाओ, है ना, जैसे वाओ आई हैव सीन माउंट एवरेस्ट, वाओ आई हैव सीन माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट आपके सामने आ जाए तो आप बोलोगे वाओ आई हैव सीन माउंट एवरेस्ट, राइट। तो ऐसे आपकी सडन फीलिंग को जो एक्सप्रेस कर दे। अलास हर फादर has passed away, alas her father has passed away। जैसे ऐसे ऐसे कुछ दुखी कोई बात हो, दुख की बात हो, अचानक से किसी के पिताजी खत्म हो जाए तो ऐसे ही बोलेंगे ना, alas her father has passed away, hooray we have won the match, है ना। जैसे आप मैच जीत जाए तो hooray we have won the match। ये सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जिसमें आ जाए उसी को सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग सेंटेंस बोलेंगे। और वही क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी आता है, राइट। जैसे व्हाट ए नाइस शॉट, व्हाट ए नाइस शॉट, राइट। किसी ने छक्का मार दिया, व्हाट ए नाइस सिक्स, ऐसे करके बोलेंगे। ये साइन आना बहुत जरूरी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में।
ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिस भी सेंटेंस में हम किसी को ब्लेस कर रहे हो, किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, राइट, या किसी के लिए प्रे कर रहे हो, या किसी के लिए बद्दुआ दे रहे हो, कर्स कर रहे हो, राइट, या किसी के लिए विश मांग रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, राइट। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ऐसा हम विश कर रहे हैं, राइट, किसी के लिए। जैसे मैं बोलूं हेवन बी फेल अपॉन यू, जैसे मैं बोलूं गेट वेल सून, ये किसके एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है ऑप्टेटिव सेंटेंस के। किसी के लिए ब्लेसिंग्स मांगे या प्रेयर करें, किसी के लिए कर्स करें, विश करें, उन्हीं को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मे से शुरू होके, ठीक है, जनरली मे से शुरू होके वर्ब सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर लॉन्ग लिव और सब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर मे के बाद सब्जेक्ट बी और एडजेक्टिव आ जाएगा, या फिर मे के बाद सब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, राइट, या फिर विश, है ना, और फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह के हर एक स्ट्रक्चर पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर हमारा मे सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल है मे यू लिव लॉन्ग, ये हो गया पहले स्ट्रक्चर का, मे यू लिव लॉन्ग, राइट। दूसरे स्ट्रक्चर का देखो, लॉन्ग लिव सब्जेक्ट, लॉन्ग लिव माई पेरेंट्स, ठीक है। तीसरा देख लो, मे सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, मे ही बी हैप्पी, राइट। इसका देख लेते हैं एग्जांपल, मे द स्कूल बी क्लोज्ड, मे द स्कूल बी क्लोज्ड, ये हम एक विश कर रहे हैं कि स्कूल जो है क्लोज हो जाए। पांचवा देखें, विश के साथ, विश यू आर विश यू ए हैप्पी लाइफ, राइट। तो इनके एक एक एग्जांपल देख लिए, और ऐसे भी एग्जांपल किसके होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कुल मिला के बात यह है, जिस भी सेंटेंस में हम किसी के लिए ब्लेसिंग्स करें, या किसी के लिए हम विश मांगे, किसी के लिए प्रेयर करें, या किसी को कर्स करें, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, राइट। तो फंक्शन के बेस पे ये 5 सेंटेंस थे। अब हम स्ट्रक्चर के बेस पे 3 सेंटेंसेस को और देखेंगे। चलिए, ये एक चैलेंज है आपके लिए, इन 8 सेंटेंसेस को पहचानना है आपको, आइडेंटिफाई दीज सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, राइट। तो इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अभी इनके आंसर बताने वाला हूं आपको, लेकिन आप मेरे बताने से पहले ही कमेंट में आप इनको सॉल्व करके, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दीजिए, और कमेंट में आंसर्स बता दीजिए, और फिर चेक कर लीजिएगा इनको। रिवाइज द प्रीवियस क्लासेस, ये क्या है, क्या लग रहा है आपको? रिवाइज दी प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लास को रिवाइज करो पिछली क्लासेस को। तो ये क्या है? एक एडवाइस दी जा रही है, और एडवाइस हम किस में देते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम एडवाइस देते हैं, राइट। हुर्रा, हुर्रा हमने यहां सिंपल एक्सक्लेमेटरी साइन, हुर्रा इंटरजेक्शन आ गया, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ईशा इज डूइंग हर बेस्ट, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सिंपल है, असर्टिव।
मे शिवानी बिकम माई वाइफ। देखिए मे से शुरू हो रहा है, तुरंत समझ जाना है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और इसमें क्या है, एक विश मांगी जा रही है, तो इसमें क्या हो गया, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में ही तो हम विश करते हैं, ठीक है। आर यू गोइंग टू केरला, देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। हेल्पिंग वर्ब पहले किस में आती है, क्लोज्ड एंडेड में, इंटरोगेटिव के क्लोज्ड एंडेड में। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटेरोगेटिव। इस तरह से पहचानने आपको, राइट। आपके स्कूल में भी ऐसी ही एक्सरसाइज आती है, पहचानने होते हैं कौन सा सेंटेंस है। लेट देम गो देयर, लेट से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंस, शी विल नॉट कॉल हर फ्रेंड। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट लग गया यानी नेगेटिव, नेगेटिव है यानी एसर्टिव। एसर्टिव का ही तो टाइप होता है नेगेटिव। व्हेन विल शी कम हियर, व्हेन हो गया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये किसका है, हेल्पिंग, देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया यानी ओपन एंडेड है, किसका, इंटेरोगेटिव को, इंटेरोगेटिव। तो ये थे इनके आंसर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंसेस को। तो स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने 3 तरह के आपको सेंटेंसेस बताए थे। स्ट्रक्चर कौन कौन से, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पहले हम सिंपल को पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनके पास अपना एक सब्जेक्ट हो, अपनी एक वर्ब हो और अपना एक ऑब्जेक्ट हो, इन्हीं को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे हमने असर्टिव पढ़े थे, सेम ऐसे ही सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ सेम है। जैसे राज हैज डन माई वर्क, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है और इसी को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस तो बहुत आसान है, असर्टिव की तरह है। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। क्या, जब भी हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर हम इसी में एक और चीज जोड़ते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। जब भी 2 ऐसे सेंटेंसेस को हम जोड़ने का काम करें, एक ही सेंटेंस बनाए इन दोनों को जोड़ के, तो ये दोनों हो जाते हैं क्लॉज, यानी उपवाक्य। ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, उपवाक्य, क्लॉज हो जाते हैं। ये पूरा एक सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है अभी जान लेंगे, लेकिन जब भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं क्लॉजेस। ये दोनों क्या हो गए, क्लॉज। और ये बीच में किससे जोड़े जाएंगे, तो ये जोड़े जाएंगे हमारे कनेक्टिंग वर्ड यानी कंजंक्शन से। अब कंजंक्शन को डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ कंजंक्शन हम देख लेंगे, राइट। तो कंजंक्शन से हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये है क्लॉजेस, राइट। तो अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि राधा इज ए स्टूडेंट हु अटेंड्स क्लासेस डेली। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, राधा इज अ स्टूडेंट। एक राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, राइट, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो है ये एक सेंटेंस हो गया और ये एक दूसरा सेंटेंस हो गया, राइट। राधा इज अ स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस हो गया। हु अटेंड्स क्लासेस डेली, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ये एक क्लॉज हो गया और ये भी एक क्लॉज हो गया, राइट। अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखना, इस चीज को देखेंगे, सिर्फ इसको नहीं देख रहे, इसको हटा दो, अब सिर्फ इसको पढ़ो। राधा इज अ स्टूडेंट, क्या हमको इसकी मीनिंग समझ में आ रही है? राधा इज ए स्टूडेंट, बिल्कुल समझ में आ रही है इसकी मीनिंग। राधा एक स्टूडेंट है, तो इसकी मीनिंग हमें समझ में आ रही है बिना इसे पढ़े। तो बिना इसे पढ़े यानी इसकी मीनिंग इस पे डिपेंड नहीं है। इसको समझने के लिए इसको नहीं पढ़ना पड़ रहा, इसलिए इसकी जो मीनिंग है वो इस पे डिपेंड नहीं है, यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, राइट। या फिर आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, राइट। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, राइट। अच्छा, अब ये दूसरा जो क्लॉज है, इसको भूल जाइए, इसको पढ़िए। हु अटेंड्स क्लासेस डेली, हु अटेंड्स क्लासेस डेली, क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है?
इसका कोई भी मतलब, इसको पढ़े बिना समझ में कौन कौन क्लासेस डेली अटेंड कर रहा है, तो इसको पढ़ेंगे तभी तो ये समझ में आएगा। हु अटेंड्स क्लासेस डेली, इसका अर्थ जो है कंप्लीटली हमें समझ में नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन वर्ड ये लग भी रहा है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की ऐसी एस फॉर्म आ गई, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा इसको पढ़े बिना। ठीक है, तो इसकी मीनिंग जो है वो डिपेंड है किस पे, पहले वाले वाक्य पे। तो ये वाला जो क्लॉज है ये हो गया डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक हो गई बात। राधा इज अ स्टूडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज किस पे डिपेंडेंट है, इस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट है। तो ये थी कहानी क्लॉज की। अब क्लॉज क्यों पढ़े, अभी तो हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, उसमें ये बहुत काम आएगा हमारे। तो दो क्लॉज होते हैं, बीच में इनको कंजंक्शन से जोड़ते हैं, और ये जो है दो तरह के क्लॉजेस होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हो गई। अब चलिए अब कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं हम। कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, देखिए एक क्लॉज यहां आएगा, बीच में कंजंक्शन होगा और फिर दूसरा क्लॉज होगा, राइट। तो एक पहला क्लॉज देख लेते हैं। पहला क्लॉज क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये जो क्लॉज होते हैं दोनों, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। ये जो दोनों क्लॉज हैं, अगर ये दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसकी भी मीनिंग इंडिपेंडेंट हो और इसकी भी मीनिंग क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर होगी बात, देखो राज इज रिच बट रोहन इज पुअर। मैंने बोला राज इज रिच बट रोहन इज पुअर। राज इज रिच, एक ये वाक्य हो गया, रोहन इज पुअर एक ये वाक्य होगा, उपवाक्य। तो ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, बीच में ये कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। इसका भी मतलब समझ में आ रहा है, बिना से पढ़े, इसका भी मतलब समझ में आ रहा है, बिना से पढ़े। तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। जिसमें भी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, जिस वाक्य में दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट हो, उसी को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। ये इसका एग्जांपल हो गया। क्लियर होगा। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं कंपाउंड के। जैसे मैंने बोला रमन इज लेट बिकॉज he woke up late। रोहन लेट है, राइट। एक क्लॉज ये हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, और ये दूसरा क्लॉज हो गया। रमन इज लेट समझ में आ रहा है, कंजंक्शन से जुड़ा। दूसरा देखो he woke up late, वो लेट जगा, ये भी समझ में आ रहा है। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट मीनिंग है दोनों की, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए क्या हो गए कंपाउंड सेंटेंस, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं कंपाउंड, यानी कि जिनमें दोनों ही जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। तो इस तरह की सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। चलिए अब कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें दोनों क्लॉजेस कंजंक्शन से जो जुड़े ही होंगे, लेकिन जिसमें एक क्लॉज डिपेंडेंट होगा और एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा। जैसे ये वाला क्लॉज अगर इंडिपेंडेंट है तो ये वाला क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट होगा पहले वाले पे, डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, इफ इट रेन्ड आई वुड कैंसिल द मीटिंग। इफ इट रेन्ड आई वुड कैंसिल द मीटिंग। इसमें जो है ये वाला जो वाक्य है, ये वाला जो क्लॉज है उपवाक्य, ये जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट है इस वाले पे। इसको नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में, इफ इट रेन अगर वर्षा हुई तो ये समझ में ही नहीं आ। लेकिन अब हम अगले वाले को पढ़ेंगे तब ये समझ में आए, यानी ये डिपेंडेंट है। और किस पे डिपेंडेंट है, इस पे, अगले वाले पे, यानी ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, आई वुड कैंसिल द मीटिंग, और ये
सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये हमारा इफ जो है ये ही कंजंक्शन है इसमें, राइट। तो कंजंक्शन जरूरी नहीं है बीच में ही आए, शुरू में भी आ जाता है। अच्छा, ये कंजंक्शन की बात कर ले रहे हैं। कंजंक्शन इसमें क्या क्या आ सकते हैं? कंजंक्शन इफ आ सकता है, हु आ सकता है, एज सून एज आ सकता है। कंजंक्शन जब पढ़ेंगे सब कंजंक्शन हम देख लेंगे। इफ, हु, एज सून एज, है ना, हु, विच, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये इसकी जो है कहानी थी। तो अब एक चैलेंज दूंगा आपको, उसे करके दिखाइएगा, फिर उसके आंसर्स मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे बताने से पहले आप उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ये मेरी सलाह रहेगी कि इनको करने से पहले एक बार अगर आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ में ना आए हो तो एक बार पीछे वीडियो को करके दोबारा से देख लीजिएगा, पक्का आपकी समझ में आएगा। और ध्यान से आपको पढ़ाया गया है। चैलेंज आप इसको पहले करिएगा वीडियो पॉज करके, तब जो है वीडियो को आगे देखिएगा, राइट। क्योंकि कोशिश नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा हाथ में। सारिका इज अ प्रोफेशनल राइटर, सारिका सब्जेक्ट हो गया, इज ए प्रोफेशनल राइटर। इज जो है ये नॉन एक्शन वर्ब होती है, बाद में पढ़ेंगे। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सारिका इज अ प्रोफेशनल राइटर, ये क्या हो गया? सिंपल है, सिंपल है। इसमें क्या दो क्लॉज नहीं है, एक ही है आराम से, एक सब्जेक्ट एक वर्ब खत्म। संजीव सॉ हिम, संजीव सॉ हिम, ये एक क्लॉज हो गया। हु वॉज अ थीफ, ये दूसरा क्लॉज हो गया। दूसरा वाला क्लॉज पहले वाले पे डिपेंड है। संजीव ने उसे देखा जो कि चोर था, जो कि चोर था वो समझ में ही नहीं आएगा जब तक हम इसको नहीं पढ़ लेंगे। तो इसलिए ये डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ में आया? द लीडर इन्वोक्ड द ऑडियंस फॉर द रिवॉल्यूशन, लीडर सब्जेक्ट हो गया, इन्वोक्ड वर्ब, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। आई केम, ये पहला वाक्य हो गया, मैं आया। बिकॉज कंजंक्शन के साथ दूसरा क्लॉज हो गया, ये समझ में आ रहा है। आई केम, मैं आया। आई वांटेड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना था, तो ये भी समझ में आ रहा है। दोनों समझ में आ रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए कंपाउंड। ठीक है। एज यू सो, जैसा बोगे, सो शैल यू रीप, वैसा पाओगे। तो जैसा बोगे ये समझ में ही नहीं आएगा जब तक अगला नहीं पढ़ेंगे, है ना। सो शैल यू रीप, वैसा पाओगे। ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया ये। समझ में आया? तो ये इनके आंसर्स थे। आशा करता हूं आपको सेंटेंसेस की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं है सेंटेंसेस का जो छोड़ा है, सब पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं। आपके जो सेंटेंसेस के लिए जो चीजें जरूरी है, आपके क्लास, आपके स्कूल, आपके कंपटीशन के लिए, सभी के लिए मैंने पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिया है। आपने वीडियो ध्यान से देखा हो तो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।